प्लीज बेटा। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए अब हम करते हैं लेक्चर नंबर सेकंड। ठीक है, केस स्टडी डाइजेस्ट के लिए हमने लास्ट लेक्चर में बेटा केस स्टडी नंबर 9 पढ़ ली थी। आंसर आपको कहा था कि एक बार ट्राई करना, बहुत सिंपल है। देखो जो आपको कॉन्सेप्ट दिया ना उसी पर बेस्ड है। ठीक है, एक बार क्वेश्चन को समराइज कर दूं। क्या कहते हैं, बिल्कुल सिंपल कहते हैं ये कि मिसेस केट्स अपने बच्चे के लिए चिंतित है कि वो अपने बच्चे को कॉलेज में एडमिशन दिलाना चाहती है। ओके, तो उसके पास ऑप्शन है। उसके पास दो ऑप्शन है। एक एक है कॉलेज कौन सा, डीसीसी दयानंद, और दूसरा है एच डीसीसी एक कॉलेज है ना, दूसरा है एचसीआई। इन दोनों कॉलेज में उसको सेलेक्ट करना है कि भी कहां हम कराएं। ठीक है, तो जब दोनों कॉलेज की बात आती है तो एक तो ये बात आ रही है हमारे पास, क्या हाँ जी, कि दोनों के दोनों कॉलेज, हाँ जी देखो यहाँ एक लाइन ये आ रही है, बोथ ऑफ द कॉलेज वर ट्राइंग टू कम अप विद ऑनलाइन कोर्सेज एंड डिस्टेंस लर्निंग मटेरियल। मतलब दोनों ही कॉलेज ऑनलाइन कोर्सेज और डिस्टेंस लर्निंग पर ध्यान दे रहे हैं ताकि वो स्टूडेंट के भविष्य का ध्यान में रख सके। ओके, हाँ एचसीएल सॉरी एचसीआई प्लानिंग कर रहा है एडिशनल फ्रीलांसर्स की ताकि वो बच्चों को इवनिंग में भी पढ़ा सके। ठीक बात है। चलिए, एक तो ये बात होगी हमारे पास, राइट। रिवार्ड सिस्टम इनका क्लियर नहीं है। प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है, प्रॉफिट इन्होंने दे रखा है 180 लाख और 110 लाख। टोटल रेवेन्यू जनरेटेड इन द सिटी फ्रॉम कॉलेज बिजनेस इज अराउंड 500 लाख। द रेवेन्यू जनरेटेड बाय मोस्ट रिसेंट ईयर इज इतना। ठीक है, चल अब इनको सिलेक्ट करना है हमें, ये बात समझ में आ गई। अब डाटा भी दे रखे हैं इन्होंने। हाँ जी, ये आपके पास डिटेल्स है डीसीसी कॉलेज की, एचसीआई की। ये बजट, ये एक्चुअल, ये बजट, ये एक्चुअल। कितने एडमिशन, कितनी इंक्वायरीज आती हैं। 5000 इंक्वायरीज का हमने सोचा था, 4000 इंक्वायरी आई। 4000 इंक्वायरीज का सोचा था, 3800 आई। और उनमें से हमने कितनी कन्वर्ट करी, 4000, 5000 में से 3500 सोच रहे थे, 4000 में से 3000 कन्वर्ट कर ली। टैक्सेशन में 4000 सोच रहे थे आएंगी, उसमें से 3200 कन्वर्ट कर ली, कर लेनी चाहिए थी। 3800 क्वेरीज आई, मैंने 3000 कन्वर्ट कर ली। सेम ऐसे ही यहां पर है। ठीक है भाई, रिवेन्यू में परसेंटेज 10% बढ़ रहा है, यहाँ 7.9। नेट प्रॉफिट 50 लाख का है, 27 लाख का है। कितने लेक्चर्स हमारे हैं, ये इतने इतने लेक्चर्स हैं। अच्छा, टोटल टीचिंग डेज उपलब्ध है 250 मतलब 365 में से बाकी संडे और हॉलीडे हो गए। ठीक है, और लेक्चर रिसीट हो गए 240 और 230। अच्छा, बच्चे कितने पास हो रहे हैं, 5700, 7500, और उनमें से जॉब मिल रही है इतनों को। क्लियर बेटा। तो अब आपसे क्या मांग रहा है बेसिकली, ये तो हो गया एक तरह से शॉर्ट में जो वो पूछना चाह रहा है। ठीक है, कुड बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल बी अप्लाइड टू हर केस, इफ यस एक्सप्लेन द मॉडल इन ब्रीफ। और ध्यान सुना, एक्सप्लेन द मॉडल इन ब्रीफ। ठीक है, फिर उसके बाद परफॉर्मेंस इवेल्यूएट करनी है दोनों की ताकि मैं सिलेक्ट कर पाऊं। तो सबसे पहले तो बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के बारे में आप बताओगे। ठीक है, मैं आपको एक बार बोल देता हूं, फिर जो लिखा है वो पढ़ लेंगे। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल जनरेटेड बाय फिट्जगेराल्ड एंड मून। इनिशियली इट वाज डेवलप्ड फॉर सर्विस इंडस्ट्री। परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम है, इट्स ए परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम। ओके, बाद में ये सभी के लिए अप्लाई होना शुरू हो गया। शुरू में ऑस्ट्रेलिया में इंट्रोड्यूस हुआ था ये। ठीक है, वहां पर इलेक्ट्रिसिटी, गैस, पोर्टल, ये सारी सुविधाओं, ये सारी सर्विस इंडस्ट्री के लिए अप्लाई किया गया। इसमें बेसिकली परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम की बात की जाती है। नॉन फाइनेंशियल, फाइनेंशियल दोनों को हम इवेल्युएट करते हैं। मतलब किसी भी कंपनी का आप एक तरह से जैसे कहते हैं रिपोर्ट कार्ड तैयार करते हैं। ठीक है, उसमें फाइनेंशियल भी नॉन फाइनेंशियल भी। तो इसको बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इसलिए कहा जाता है कि इसमें 3 ब्लॉक बताए गए हैं। पहला डायमेंशंस, डायमेंशंस में 2 पार्ट, एक फाइनेंशियल एक नॉन फाइनेंशियल।
नॉन फाइनेंशियल को हम एक्टिविटी भी कहते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव्स हमारे क्या है, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल में क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट्स। डायमेंशन में दो पार्ट आ गए, एक नॉन फाइनेंशियल एक फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल को क्या बोलते हैं, डिटर्मिनेंट्स, एक्टिविटी, FIRQ। फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड क्वालिटी। तो ये सारे मेजरमेंट है। और इधर फाइनेंशियल में क्या है, प्रॉफिट और कॉम्पिटिटिवनेस। अब इधर अगर ये सारे मुझे अचीव करने हैं, मतलब ये जो परफॉर्मेंस मेजरमेंट है, अच्छा प्रॉफिट कमाऊं दूसरों से बेहतर, और जरा क्वालिटी भी अच्छी रखूं, फ्लेक्सिबिलिटी भी रखूं, इनोवेटिव भी काम करूं, रिसोर्स भी बेकार ना जाए, तो कहना आसान है, बट इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्टैंडर्ड सेट करने पड़ेंगे। मुझे एक टारगेट सेट करना पड़ेगा, बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा, और वो बेंचमार्क भी ऐसे ही कि ना तो बहुत हाई ना टू लो, अचीवेबिलिटी होनी चाहिए। कौन क्या करेगा, निश्चित होना चाहिए, ऑनरशिप, राइट। ये स्टैंडर्ड होने चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए, अचीवेबिलिटी होनी चाहिए, राइट भाई। ऑनरशिप का कौन क्या काम करेगा ये निर्धारित हो, ये नहीं कि किसी को भी हमने कोई भी काम दे दिया, नहीं, फिक्स करोगे तभी तो अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है। अचीवेबल होने चाहिए, नॉट टू हाई नॉट टू लो, रियलिस्टिक होने चाहिए, प्रैक्टिकल पॉसिबल हो। अब स्टैंडर्ड अगर अचीव कर लेंगे तो उनको इनाम दो, मोटिवेट करने के लिए रिवार्ड्स दो। रिवार्ड जो भी आप दोगे वो पहले से बता के चलोगे, अचानक नहीं दोगे, यानी इट शुड बी क्लियर। और उनके लिए पेनलाइज करोगे जिसमें वो कंट्रोलेबल हो, अनकंट्रोलेबल आप नहीं देखोगे, राइट। और दैट शुड बी मोटिवेटेड। तो ये सारा है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, ये आपको समझाना है। अच्छा दूसरी बात, सर ये एक्सप्लेन करना है ब्रीफ में, तो ध्यान रखना बेटा, भले इसका सॉल्यूशन जो है एक वर्ड ही लिखा है, एक्सप्लेनेशन नहीं दी, बट आपको एग्जाम में एक्सप्लेनेशन एक एक लाइन की जरूर देनी है। बात समझ में आ गई। चलो फिर इस पर आएंगे, अब पहले इसका सॉल्यूशन पढ़ ले हम। हाँ जी देखिए, सॉल्यूशन, ये बेसिक कंसेप्ट है इसका ना, ये हमारा बेसिक है, ठीक है, ये हमारा बेसिक है, ओके। क्या जो मैंने बताया, फिट्स गेराल्ड एंड मून बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, कॉमनली नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, जैसे मर्जी लैंग्वेज देख लो, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट थ्योरी है, डेवलप करा फिट्स गेराल्ड मून, एक ही बात है। दिस मॉडल has been built on premises that service industry could employ this model to evaluate their place performance standard and make hence improvement, or could start from scratch building performance measurement criteria using this model। क्या मतलब इस लाइन का, इस मॉडल के थ्रू जो सर्विस इंडस्ट्री है वो अपनी परफॉर्मेंस को मेजरमेंट कर सकती है, वो अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर सकती है, और जहां कमी है उसको इंप्रूव कर सकती है। यही मतलब है मॉडल का फायदा। क्या, नहीं तो भाई बिल्डिंग ब्लॉक से रखा कि बिल्डिंग है, अब आपने देखा कि बिल्डिंग में दरारें आ रही हैं, नहीं तो जहां जहां दरारें आती हैं वहां वहां हम उसको भर देते हैं, रिपेयरिंग कर देते हैं, ताकि वो बिल्डिंग की लाइफ बढ़ जाए। तो यही बात कहना चाह रहा है वो कि ये तीन बिल्डिंग्स हैं हमारी, डायमेंशंस, स्टैंडर्ड और रिवार्ड। इनको अगर हम कहीं पर हमें लगता है यार यहाँ कमी है, तो उसको पूरा किया जाए। परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम का यही मतलब है, द सिस्टम मस्ट बी रिव्यूड एंड टेक करेक्टिव एक्शन। तो फायदा क्या, ठीक है भाई, राइट। अब ये कहलाता है बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल, क्योंकि इसमें तीन ब्लॉक्स हैं, ओके। डायमेंशंस इन्होंने ऐसे बता दिया, हाँ जी। डायमेंशंस में फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल ये रिजल्ट्स होते हैं, ये डिटरमिनेंट्स एक्टिविटी। डायमेंशंस का मतलब गोल्स, यानी CSR, क्लियर बात, जिसके लिए हमने कंपनी बनाई है। डायमेंशंस का मतलब गोल्स कहते हैं हम, ऑब्जेक्टिव, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर CSF, ठीक है। नॉन फाइनेंशियल में क्या आ जाएगा, FIRQ, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन एंड देन क्वालिटी, ओके। इसके बाद स्टैंडर्ड्स, इसके बाद ये कह रहे हैं स्टैंडर्ड्स में क्या आता है, हाँ जी, ओनरशिप, इक्विटी, अचीवेबिलिटी। रिवार्ड्स में क्या आता है, मोटिवेटेड, क्लियर और कंट्रोलेबल, क्लियर बात भाई। तो ये इनका हो गया ब्रीफ। अब आते हैं ये सेकंड पार्ट पर हम नहीं, ध्यान से सुनो बेटा, एक्सप्लेन इन ब्रीफ
एक्सप्लेन वर्ड तो आ गया ना, एक्सप्लेन वर्ड तो आ गया ना, तो प्लीज मैं तो आपको ये सलाह दूंगा कि इसको भी आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो, ठीक है, इनको भी आप एक एक लाइन में एक्सप्लेन कर दो, तो हम बोलते चले जाते हैं। चलिए क्या कहना चाहते हैं, सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी। हाँ जी, सबसे पहले फ्लेक्सिबिलिटी क्या कहेंगे हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कि हर स्टाफ हर काम कर सके, मतलब ऐसा ना हो कि कहीं कोई हमारे पास प्रॉब्लम आ जाए। तो फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होगा, हाँ जी, कि हमारे जो स्टाफ है मल्टीटास्किंग काम कर सके। द स्टाफ कैन डू ईच एंड एवरी वर्क, रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंजिंग डिमांड, राइट भाई, रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंज इन डिमांड, ये कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। मतलब हम इतने फ्लेक्सिबल हों। अब ये बात यहाँ थोड़ा सा रेफरेंस भी देना है, किसका, स्कूल कॉलेज है, तो स्कूल कॉलेज में क्या कहोगे आप कि भाई हमारे जो फ्रीलांसर्स हैं वो दे आर सो फ्लेक्सिबल, क्या वो इवनिंग में आके क्लास ले सकते हैं, क्या वो इवनिंग में आकर क्लास ले सकते हैं, तो बस वो लिखना था फ्रीलांसर्स कैन अपॉइंट कैन डू द लेक्चरर एट इवनिंग, तो ये दे आर सो फ्लेक्सिबल कि जब चाहो तब आ जाओ, ठीक है। हाँ जी, इनोवेशन, इनोवेशन का नयापन, न्यू मेथड्स, क्या हमने कोई न्यू टेक्निक्स डेवलप करी हैं, न्यू मेथड न्यू टेक्निक्स डेवलप्ड, वो देखना होगा आपको। कोई नए कोर्सेज आपने डेवलप करे हैं क्या, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन, राइट, या आपने कोई वो डेवलप किया है, तो वो आ जाएगा इनोवेशन में। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, हम अपने टीचर्स को कितना यूटिलाइज कर पा रहे हैं, उनके टीचर्स के डेज हैं 200 और वो कितना यूटिलाइज हो पा रहे हैं, टीचर पर स्टाफ कितना है, इफेक्टिवली यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज, प्रोडक्टिविटी, क्लियर है बेटा। क्वालिटी, क्वालिटी शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द आइज ऑफ रिसिपेंट, है ना, कि हम कितनी क्वालिटी दे रहे हैं। मतलब स्कूल कॉलेज है तो क्या कहोगे स्कूल कॉलेज के लिए, सोचो क्वालिटी, कितने बच्चे कितने स्टूडेंट पास हो जाते हैं, वही तो क्वालिटी। क्या फायदा पढ़ा रहे हो पास नहीं हो रहे, कितने स्टूडेंट पास होने के बाद घर बैठे हैं, फिर क्या फायदा, यानी जॉब पर जॉब मिल जाती है, प्लेसमेंट, तो ये क्वालिटी मेजरमेंट होगी ना। ये एक एक दो दो लाइन आपको ब्रीफ में लिखनी ही है, बात समझ में आ गई। हाँ जी, डायमेंशंस में कॉम्पिटिटिव और फाइनेंशियल, फाइनेंशियल का मतलब क्या होगा, प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट, चेंज इन रेवेन्यू, कॉम्पिटिटिवनेस दूसरे से बेहतर, ध्यान से ना, कॉम्पिटिटिव मार्केट शेयर दूसरे से बेहतर, दूसरे से बेहतर कैसे, बच्चा आया भाई, आप ऐसा समझो कि मार्केट में शॉप है, तो हर दुकानदार हर शॉपकीपर क्या करेगा कस्टमर को, भाई इधर आओ, उधर क्यों जा रहे हो, तो वो कहलाएगा कॉम्पिटिटिव। यहाँ पर क्या कहेंगे हम, स्टूडेंट आ रहे हैं इंक्वायरी के लिए, आप उनको कितना अच्छा बताकर कन्वर्ट कर सकते हो, दैट इज कॉम्पिटिटिवनेस, नहीं, हाउ मच यू कैन कन्वर्ट, मतलब कन्वर्शन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम इंक्वायरी टू द एडमिशन, दैट इज कॉम्पिटिटिवनेस, दैट इज मार्केट शेयर। तो इतना इतना एक एक लाइन में आपको लिखना, बस हो जाएगा। चलिए अब इसी पर हम चर्चा कर लेते हैं आगे, वैसे मैं आपको दिखा देता हूं ओरिजिनल में, एक मिनट, आपको क्या लिखना है, ठीक है। देखिए आपको लिखना है फ्लेक्सिबिलिटी में, हाँ जी, ब्रीफ में, ठीक है, रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज ये लिखना है आपको सिर्फ, स्टाफ कैन डू वर्क मल्टीपल विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स, ठीक है। अब स्कूल की बात आ रही है ना, फ्लेक्सिबल, तो आपको लिखना है ऑनलाइन लेक्चर सपोर्ट, फ्रीलांसर्स, ठीक है, कितने वो वीकेंड कोर्सेज पर पढ़ा पाते हैं बच्चों को, ये लिखना बस आपको। जो फ्रीलांसर्स लेक्चरर हैं वो क्या मल्टीपल टाइमिंग में बच्चों को शिक्षा देने के लिए तैयार हैं, हाउ दे आर फ्लेक्सिबल, वो रिजिड तो नहीं, नहीं भैया 10 से 2 का टाइम है हमारा, उसी में आओ तो आओ, नहीं, ठीक है। एफ आई, इनोवेशन, इनोवेशन का मतलब नयापन, आपको इनोवेशन में क्या लिखना है, न्यू एफर्ट्स, राइट भाई, न्यू एफर्ट्स, तो यहां पर क्या होगा, न्यू कोर्सेज, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, राइट, न्यू कोर्स फॉर्मेट, न्यू कोर्सेज कंपेयर टू द एग्जिस्टिंग वन, राइट, ये आपको लिखना, मतलब डिस्टेंस कोर्सेज, वर्चुअल क्लासेस, ताकि टाइम उनका कोई बैरियर ना बने, क्लियर बात। इनोवेटिव, खाली फेस टू फेस नहीं पढ़ा है, बाकी सब। रिसोर्स यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स लिखना है इसमें एक लाइन, ठीक है, कि हमारे टीचर्स कितने दिन पढ़ा रहे हैं आउट ऑफ टोटल डेज अवेलेबल, बस इतना ही तो लिखना है।
हाँ जी, टीचिंग डेज एक्चुअली वर्कड अपॉन टीचिंग डेज अवेलेबल। ओके, क्वालिटी हमेशा रिसिपेंट बताएगा, भाई हमने पढ़ा है आप बताओगे, तो रिसिपेंट की नजर में होता है। क्वालिटी शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द आइज ऑफ कस्टमर, यानी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। नंबर ऑफ कंप्लेंट्स यानी डाउट सॉल्विंग टेक्निक आपकी होनी चाहिए, लिखोगे आप यहाँ पे। तो स्कूल कॉलेज में क्या लिखोगे क्वालिटी, कितने बच्चे पास हो गए, नहीं पास आउट रेशियो क्या है, कितने बच्चों को जॉब मिली, राइट भाई, ये मेन आप लिखोगे। क्लियर है पार्ट, राइट? हाँ जी, हो गया क्लियर। कॉम्पिटिटिवनेस दूसरों से बेहतर, राइट, यानी ग्रोथ क्या कहोगे, हाँ जी, कितने स्टूडेंट इंक्वायरी कर रहे हैं और कितने टर्न अप हो गए। कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब मैं अपनी तरफ खींचूं, यानी जो मेरे पास इंक्वायरी के लिए आ रहा है भैया एडमिशन लेके जा, नहीं तो तू कहीं और चला जाएगा। ये रेशियो देखनी है। फाइनेंशियल में कितना प्रॉफिट में चेंज जा रहा है। क्लियर है बेटा, राइट? इनके लिए बाकी स्टैंडर्ड्स और रिवार्ड, इनके लिए हमारे पास यहाँ इस केस स्टडी में डाटा नहीं है। तो बस आप अभी तो खैर एक्सप्लेन कर रहे हैं ना हम, इनके लिए डाटा है वो मेजरमेंट कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड के बारे में आप लिख दोगे, इट शुड बी अचीवेबल ओनरशिप एंड ओनरशिप, कौन किसको क्या काम दे, किस स्टाफ को क्या काम दिया जाए, ठीक है। ओनरशिप अचीवेबल, ना तो ज्यादा हाई ना ज्यादा कम, ठीक है। इक्विटी सबके लिए बराबर, कोई किसी को कम किसी को ज्यादा काम नहीं दोगे। रिवार्ड मस्ट बी मोटिवेटेड, क्लियर और कंट्रोलेबल। मोटिवेटेड का मतलब ये होगा कि आप उनको इतना तो दोगे ताकि उनको मोटिवेशन मिले। मतलब स्टाफ को ये तो कहोगे कि भाई अगर एक एडमिशन होता है तो हम आपको इतनी कमीशन देंगे, और मोटिवेट करोगे उनको और क्लियरली डिफाइन करोगे, राइट। और अगर कोई मतलब इंडस्ट्री का साइज बढ़ता है या इंडस्ट्री का साइज कम होता है, मतलब जैसे कोई लॉकडाउन हो गया और उस समय कोई एडमिशन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम कोई पेनलाइज नहीं करेंगे। तो कंट्रोलेबल होना चाहिए। द रिवार्ड मस्ट बी मोटिवेटेड, क्लियरली डिफाइंड एंड देन कंट्रोलेबल। इतना आपको फर्स्ट वाले में लिखना है। बोलो क्लियर है बेटा? अब आते हैं सेकंड में, जरा सेकंड में देखो क्या करता है। हाँ जी, सेकंड में आपसे पूछ रहा है इवैल्यूएट। इवैल्यूएट वर्ड आ गया, यानी इवैल्यूएट करो फाइनेंशियल भी या नॉन फाइनेंशियल डाटा, मतलब क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव डाटा उसके हिसाब से, ठीक है। परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करो। तो इसमें इवैल्यूएट कैसे करोगे? हाँ जी, इवैल्यूएट कैसे करोगे बताओ? डिटरमिनेंट्स, डिटरमिनेंट्स यानी नॉन फाइनेंशियल, और दूसरा रिजल्ट यानी फाइनेंशियल। बोलो क्लियर है बेटा? चलिए अब एक एक करके आ जाते हैं इसमें। पहले हम समझा दें आपको क्या कहता है। सबसे पहले डिटरमिनेंट्स में क्या आएगा नॉन फाइनेंशियल में? FIRQ, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल इनोवेशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, क्वालिटी। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होगा? हाँ जी, कि कितने हम फ्रीलांसर अपॉइंट कर सकते हैं जो इवनिंग में भी आ जाए, जो मल्टीपल टाइम पर आ जाए। तो फ्लेक्सिबल के लिए मेरे पास यहाँ क्वांटिटेटिव डिटेल नहीं है। फ्लेक्सिबल के लिए मेरे पास कोई क्वांटिटेटिव डिटेल नहीं है, ठीक है। तो मुझे इसमें देखना पड़ेगा कौन सा बेटर है। चलो मैं आपको जो हमने चार्ट बनाया उसमें आ जाते हैं। देखिए मेन वर्किंग पर, राइट, ये थोड़ा सा मैंने चेंज करा है इसके सॉल्यूशन से, ठीक है भाई। हाँ जी, सबसे पहले आप आ जाओ नॉन फाइनेंशियल में, फ्लेक्सिबल। तो फ्लेक्सिबल में देखेंगे कि कोई मेरे पास क्वांटिटेटिव डाटा नहीं है, राइट भाई। बट क्वेश्चन में अगर आपको ध्यान से देखें तो फ्लेक्सिबल का मीनिंग क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दोगे। फ्लेक्सिबल को एक्सप्लेन करोगे आप क्या, कि भाई हमारे फ्रीलांसर्स कितना एडजस्ट करने को तैयार हैं, राइट। तो आप यहां लिखोगे बेसिकली फ्लेक्सिबल मींस रिस्पॉन्सिवनेस टू चेंज डिमांड, ठीक है, राइट भाई। हम ये देख रहे हैं HCI इज प्लानिंग टू हायर फ्रीलांसर्स लेक्चरर टू हेल्प स्टूडेंट इवनिंग टाइम। मतलब बहुत ध्यान देना, फ्लेक्सिबल यानी सब कुछ कर सकते हैं। ये नहीं कि भैया 10 से 2 में आना, नहीं, जब आपको टाइम हो तब आ जाओ। क्योंकि HCI कंपनी ये कह रही है कि अगर इवनिंग में आपके पास टाइम है, क्योंकि आप जॉब कर रहे हो, तो हम इवनिंग में पढ़ा देंगे।
ठीक है, दे आर ऑफ फ्रॉम देयर वर्क, क्योंकि बच्चों को इवनिंग में सुविधा है, दे आर सो फ्लेक्सिबल, ठीक है, तो ये रियली अप्रिशिएटेबल। तो इसमें HCI ज्यादा बेटर। ये कहां से समझ में आ गया, मैं आपको क्वेश्चन में दिखा देता हूं। फ्लेक्सिबल क्या मतलब, रिस्पॉन्सिवनेस। देखो ये है ना, यहां से ये क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखो ये लाइन, अरे HCI is also planning to hire additional freelancers to work with the student during evening time to groom their skills and assist them to well in the studies। तो ये लाइन हो गई फ्लेक्सिबिलिटी की, ये लाइन होगी किसकी, फ्लेक्सिबिलिटी की। बात समझ में आ गई, दे आर सो फ्लेक्सिबल कि भी आप किसी भी टाइम पर पढ़ने आ सकते हो। तो यहाँ पर HCI कंपनी ने बाजी मार ली। बोलो क्लियर है बेटा, राइट। चलिए अब सेकंड, हाँ जी हो गया। FI इनोवेशन, इनोवेशन में क्या कहोगे आप, इनोवेट यानी नए नए कोर्स ऐड करना। इनोवेशन में क्या कहोगे, हाँ जी, न्यू इनोवेटिव मॉडल ऑफ सर्विसेज विद अ चेंजिंग डिमांड, ठीक है। हाँ जी क्या कहोगे, ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या हैं, जॉब पर काम कर रहे हैं, अपना दिन में काम करते हैं, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं, इन रिगार्ड्स देयर इज ए नीड टू ब्रिंग मोर ऑनलाइन कोर्सेज, डिस्टेंस कोर्सेज, वर्चुअल क्लासेस, ताकि समय उनकी पढ़ाई में बाधा ना बने। ये इनोवेशन में आ जाएगा, ये इनोवेशन में आ जाएगा। अब यहां दोनों कॉलेज बराबर ध्यान दे रहे हैं इस पर। ये क्या लिखा है, पहले तो कॉन्सेप्ट समझ आ गया, इनोवेशन, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन, ऑनलाइन एजुकेशन। यहां से देखो ये लाइन, both of the college were trying to come up with the online courses and distance learning material, ताकि बच्चों को सहायता मिल सके अपनी स्टडी में जो असमर्थ हैं लेक्चर को अटेंड करने में। तो ये कौन सा आ गया, इनोवेशन, ये आ गया इनोवेशन, यहाँ दोनों ही आ गए। तो फ्लेक्सिबिलिटी में बाजी मार ली HCI ने, और इनोवेशन में दोनों बराबर। इनोवेशन का मतलब नए कोर्सेज, ऑनलाइन कोर्सेज, डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन कोर्सेज, पेन ड्राइव, गूगल ड्राइव, ये सारे लेक्चरर्स देंगे। तो दोनों कॉलेज ये सुविधा दे रहे हैं, क्योंकि बच्चे दोपहर में मतलब नून में वो जॉब के लिए जाते हैं, तो सैटरडे संडे ही वो पढ़ सकते हैं, ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं। ओके चलिए अब आ जाते हैं हम अगले पॉइंट पर अपने, FIR रिसोर्स यूटिलाइजेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन में क्या देखोगे, बताओ जरा आप, रिसोर्स यूटिलाइजेशन में क्या देखोगे, कितने टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, मतलब उनके डेज अवेलेबल, हाँ जी, टीचिंग डेज अवेलेबल अपॉन सर्व्ड, हाँ जी, टीचिंग डेज कितने अवेलेबल हैं वो देखो। अब आप जरा ये रिसोर्स यूटिलाइजेशन में क्या देखोगे आप, हाँ जी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन में आप देखोगे टीचिंग डेज, हाँ जी, एज कंपेयर टू डेज सर्व्ड, मतलब डेज सर्व, इसका मतलब है इसको मैं ऐसे सिंपल में लिखता हूं, एक्चुअल 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 हमने कितने टीचर्स को कितने दिन उन्होंने पढ़ाई करवाई, एक्चुअल यूटिलाइज्ड डिवाइड बाय टोटल अवेलेबल, राइट। तो चेक करो जरा टेबल में, जल्दी से फटाफट से देखो जरा टेबल में देखो, हाँ जी, नंबर ऑफ डेज टीचिंग डेज इन ईयर कितना, 250 है। नंबर ऑफ डेज लेक्चर रिसीव्ड 240, तो 240 लेक्चर डेज हमने टीचर्स के यूटिलाइज करे आउट ऑफ 250, और उसमें 230 हमने यूटिलाइज करे आउट ऑफ 250। करना कैलकुलेट जरा, 240 दिन टीचरों ने पढ़ाया 250 दिन में से, और इधर 230 दिन पढ़ाया 250 में से, तो ये कहलाएगा यूटिलाइजेशन, ये कहलाएगा आपका यूटिलाइजेशन। ओके तो देखो जरा कितना आ गया, हाँ जी, 240 अपॉन 250 96% आ गया, और ये 92%। तो कौन किसने बाजी मारी यहाँ पर, हाँ जी, किसने बाजी मारी, DCC ने। DCC 100 दिन में से 96 दिन टीचरों से काम ले पाती है,
और जबकि HCI 100 में से 92 डेज टीचरों से काम ले पाती है, यानी टीचर यहाँ छुट्टी ज्यादा करते हैं। तो ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट के इस एरिया में HCI कम बेहतर है DCC के कंपैरेटिवली, कि अगर 100 दिन बुलाते हो तो 96 दिन आप टीचर से काम ले पाते हो। तो जितने ज्यादा दिन टीचर काम करेंगे उतना बच्चों का भविष्य बढ़ेगा। ये तो मतलब हुआ। चलिए क्लियर बात। FIRQ क्वालिटी किसे कहते हो? बच्चे पढ़ा रहे हैं, पास ही नहीं हो रहे तो क्या फायदा, पास हो रहे हैं तो जॉब नहीं मिल रही। तो इसका मतलब आप ये देखोगे कि टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, उसमें से कितने बच्चे पास हो रहे हैं, और जो पास हो रहे हैं उसमें जॉब कितनों को मिल रही है। समझ गए बात? तो देखो जरा, 6000 बच्चे हैं हमारे पास, उसमें से 5700 बच्चे पास हो गए। 6000 बच्चे हमारे पास हैं जिसमें से 5700 पास हो गए। इधर 7600 बच्चे हैं, 7500 बच्चे पास हो गए। चेक करें एक बार। हाँ जी देखो कितने बच्चे पास हुए हैं। हाँ जी कितने बच्चे पास हुए हैं वो देखो जरा। हाँ जी स्टूडेंट पासिंग 5700, ठीक है। ये बच्चे पास हुए हैं। टोटल बच्चे कितने थे हमारे पास वो देखो। टोटल एडमिशन 5700 बच्चे पास हुए हैं, ठीक है। टोटल एडमिशन देखो कितने हैं हमारे पास। हाँ जी टोटल एडमिशन देख लो कितने हैं हमारे पास। 5700 बच्चे पास हुए हैं, राइट भाई। टोटल है हमारे पास देखो 6000। जो एप्लीकेशन जो टर्न हो गई, ये तो इंक्वायरीज आई, तो 6000 बच्चे हमारे पास हैं, उसमें से पास कितने हुए। यहाँ 7600 बच्चे हैं और पास कितने हुए। तो 6000 में से 5700 बच्चे पास हुए और उधर 7500 बच्चे पास हुए 7600 में से, तो रेशियो निकल गई। ठीक है बेटा। अब 5700 में से 5700 में से इतने बच्चों को जॉब मिली, तो 5100 डिवाइडेड बाय 5700, 7000 डिवाइडेड बाय 7500, राइट। चलिए यही कह रहे हैं। हाँ जी हो गया क्लियर। चलिए ये कितने आ रहे हैं, कितने बच्चे पास हुए हैं, कितने बच्चों को जॉब मिली, देखना जरा कितने बच्चों को जॉब मिली। हाँ जी जॉब मिली है 5100 को आउट ऑफ 5700, और यहाँ जॉब मिली है कितनी, 7000 बच्चों को जॉब मिली आउट ऑफ 7500। चलिए अब देखो जरा, यहां पर किसने बाजी मार ली है, HCI ने। इस HCI की परसेंटेज ज्यादा है पास होने की और जॉब की भी ज्यादा है, तो दोनों में HCI। तो इसका मतलब अगर हम यहां तक देखें तो कौन बेटर हुआ। हाँ जी HCI 1 2 3 4 चीजों में बेटर है। ओके चलिए अब आ गया फाइनेंशियल में देख लो जरा। फाइनेंशियल में क्या देखोगे आप। हाँ जी दो चीजें रिजल्ट में, सॉरी, कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस का मतलब दूसरे से बेहतर, यानी कितनी इंक्वायरीज आपके पास आई उसमें से कितनों ने आपके पास एडमिशन ले लिया। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज कहलाएगा। सर कैसे, क्योंकि भाई आप उनको इतना अच्छा समझा दोगे, आप उनकी अच्छी काउंसलिंग कर दोगे, दूसरे के पास ना जाकर आपके पास आ जाएगा। तो चेक करो 5000 आपके पास अकाउंटिंग में, चेक करो 5000 एप्लीकेशन आपके पास आई थी, इंक्वायरीज आई थी, उसमें से 3500 लोगों ने एडमिशन ले लिया। क्लियर है बेटा। चेक कर लो एक बार, आपके पास 5000 इंक्वायरीज आई थी, आपके पास इंक्वायरीज कितनी आई थी 5000, उसमें से एडमिशन ले लिया 3500 ने 70%। ये बजट था सॉरी, और एक्चुअल कितना था 4000 में से 3000, 75%। ठीक है तो कितना बढ़ गया 7.14, कितना बढ़ गया आपका 7.14। ठीक है अकाउंटिंग में चेक कर लो एक बार, देखो मैं आपको दिखवाऊं। हाँ जी अकाउंटिंग में देखो जरा कितनी इंक्वायरीज, बजट और एक्चुअल।
देखिए बजट, ये बजट है, ये एक्चुअल है। हाँ जी, कितने बजट कितना था हमारा इंक्वायरीज का, ये इंक्वायरीज हैं। अकाउंटिंग में बात करें 5000 का हमारा बजट था, 5000 का हमारा बजट था, ठीक है, और उसमें से सोच रहे थे 3500 कम कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, तो इसका मतलब 3500 डिवाइडेड बाई 5000। ओके, ये हमारा बजट था। अब हमने एक्चुअल में अकाउंटिंग में 3000 बच्चों को हमने कन्वर्ट कर लिया 4000 में से, तो 3000 डिवाइडेड बाई 4000 एक्चुअल कन्वर्शन रेट, और 3500 डिवाइडेड बाई 5000 बजटेड कन्वर्शन रेट। देख लो, यही आ रहा है। हाँ जी, 3500 डिवाइड बाई 5000 और 3000 डिवाइडेड बाई 4000। क्लियर बेटा, यही है हमारे पास, ये बजट और ये एक्चुअल, ये बजट और ये एक्चुअल। तो इसका मतलब हमारा कितना बढ़ गया, बेसिकली हमारी कितने चेंजेस हुए। हाँ जी, चेक करके बताओ कितने चेंजेस हुए हमारे पास। क्लियर है। अच्छा, टैक्सेशन में देखो जरा, सेम टैक्सेशन में। हाँ जी, हम एक काम करते हैं, यहीं पर कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, कॉम्पिटिटिवनेस का मतलब हमने क्या कहा है, कितने बच्चे हमने एडमिशन में कन्वर्ट कर लिए इंक्वायरी में से, ये तो मतलब हुआ। ठीक है, बजट कितना सोचा था कितना कर लिया, कितना सोचा था कितना कर लिया। अलग अलग ग्रुप है, अकाउंटिंग टैक्सेशन, अकाउंटिंग टैक्सेशन। तो हम पहले अकाउंटिंग की बात करते हैं। अकाउंटिंग में 5000 हमारे पास इंक्वायरीज आई, सॉरी इंक्वायरीज आनी चाहिए थी। मैंने बजट बनाया था और मैंने सोचा था कि 3500 में कन्वर्ट कर लूंगा। देखो हर एक को तो नहीं हो सकता ना कन्वर्ट करना, तो हमने सोचा था 3500 हम इंक्वायरी कन्वर्ट कर लेंगे आउट ऑफ 5000, यानी ये हो जाएगा 70%। हमने सोचा था 70% हम इंक्वायरी कन्वर्ट कर लेंगे। करी कितनी 3000 और आए कितने 4000, तो 3000 आउट ऑफ 4000 करना, 3000 आउट ऑफ 4000, 75%। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा बजट था 70% और हमने कर लिया 75%। ठीक है भाई, इंक्वायरी कन्वर्ट बजट से, इसका मतलब 5% हमने ज्यादा कन्वर्ट कर लिया। टैक्सेशन में देखो 3200 सोच रहे थे कन्वर्ट कर लेंगे आउट ऑफ 4000, 3200 ऑब्लिक 4000, ये हो जाएगा 80%। हमने सोचा था कन्वर्ट कर लेंगे, करी कितनी 3000 आउट ऑफ 3800, 3000 आउट ऑफ 3800, 78.94। ठीक है, हाँ जी, तो ये कम हो गई, ये डिफरेंस कम कितना 78.94 माइनस 80%, ये आ गया 1.05, 1.05 कम हो गया। ठीक है, हाँ जी, तो इसका मतलब डीसीसी जो है अपने टारगेट से 5% तो बढ़ा रहे हैं अकाउंटिंग में और टैक्सेशन में कम कर रहे हैं। चलिए यहाँ देखो जरा एचसीआई क्या कर रहे हैं। हाँ जी, 3500 हमने सोचा था कन्वर्ट कर लेंगे 4200 में से। ठीक है, तो कितना हो गया 3500 4200 का, 3500 डिवाइडेड बाई 4200, 83%। ये हो गया हमारा 83%। हमने कन्वर्ट कितने करी 3800 हमने कन्वर्ट करी और आई कितने 4000, कितना हो गया 3800 डिवाइडेड बाई 4000, यानी 95%। हमने अपने टारगेट को पूरा अचीव कर लिया। ऐसी टैक्सेशन में देखो 3850 हमें कन्वर्ट कर लेना चाहिए 4100 में से। ठीक है, 3850 आउट ऑफ 4100, ये हो गया 93.9। और हमने करे कितने 3800 आउट ऑफ 3900, 3800 डिवाइडेड बाई 3900, ये आ गया 97.43। क्लियर बेटा, ठीक है। चलो इसको अब हम टेबल में दिखा देते हैं एक बार। ये हो गया कॉम्पिटिटिवनेस, देखो जो हमने टेबल आपको बना के दे दी है। ठीक है, हाँ जी, ये बटन मिसप्रिंट है, ये 5% हमारा बढ़ गया। ठीक है, और ये बढ़ गया आपका 83.33,
83.33 माइनस ये हो गया 95, 11.67। तो HCI बेटर हुआ। चलिए ये भी कितना हो गया, 80% से कम होकर रह गया 78.95, 1.05 कम हुआ। ठीक है, और ये 93.9 माइनस 97.44, 3.54। ठीक है, तो क्या कहेंगे, देखो फाइनेंशियल रिजल्ट की बात करें कॉम्पिटिटिव परफॉर्मेंस में, तो दोनों सब्जेक्ट में HCI ने बाजी मारी। बजट 5%, बजट हमने सोचा था 70% हम कन्वर्ट कर लेंगे, हमने करी 75%, यानी हमने अपने टारगेट को 5% बढ़ाया, उन्होंने अपने टारगेट को लगभग 12% बढ़ाया। ठीक है, टैक्सेशन में हमने सोचा था 80% हम इंक्वायरी कन्वर्ट कर लेंगे, कम हो गई, जबकि उन्होंने बढ़ा दी। बोलो क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब इस एरिया में कॉम्पिटिटिवनेस में भी HCI बेटर हुआ। ठीक है, अच्छा आगे मार्केट शेयर, रेवेन्यू देखो 180 लाख हमारी रेवेन्यू है, इंडस्ट्री की है 500 लाख 36%, और उसकी 110 लाख है, 500 लाख का 22%। तो इसका मतलब हाँ जी, रेवेन्यू की परसेंटेज यहां पर अगर देखें हम तो फर्स्ट कंपनी की बेटर है। ओके, और हाँ जी परसेंटेज इंक्रीज देखो, रेवेन्यू में 10% है और यहाँ 7.9। बट अगर प्रॉफिट की बात करें तो 50 लाख का प्रॉफिट है, 50 लाख का प्रॉफिट है 180 लाख की रेवेन्यू पर, यहाँ 27 लाख का प्रॉफिट है 110 लाख की रेवेन्यू पर। तो प्रॉफिट के केस में तो ये कंपनी बेटर है, समझ के बात भाई? प्रॉफिट के केस में कौन सी कंपनी बेटर है हमारी? हाँ जी DCC, हाँ जी फर्स्ट है हमारे पास DCC, सेकंड है HCI। तो देखो ये आपको दे रखा है क्वेश्चन में, ये आपको गिवन है 10% और 7.9, तो इसका मतलब रेवेन्यू किसकी बढ़ रही है? DCC की। प्रॉफिट भी देखो आपको दे रखे 50 लाख है ना, टोटल 180 लाख का, तो प्रॉफिट परसेंटेज भी और रेवेन्यू भी दोनों DCC की बढ़ रही है। तो अगर हम ओवरऑल देखें, अगर हम ओवरऑल अगर देखें नहीं तो DCCI, हाँ जी DCCI यहां बढ़ रही है बस, मतलब अगर हम ये देखें कि प्रॉफिट के केस में तो DCC बेटर है, ध्यान से सुना, बट कंपिटिटिव एडवांटेजेस में HCI बेटर है ना। तो इसका मतलब फ्यूचर के हिसाब से HCI कॉलेज ज्यादा बेटर होगा, भले ही थोड़ा प्रॉफिट कम कमा रहे हैं बट ग्रोथ इसमें ज्यादा इंडिकेट नजर आएगी। और अगर आप इस एरिया में देखें नॉन फाइनेंशियल में, तो नॉन फाइनेंशियल में भी कौन सी है? HCI बेटर नजर आ रही है। ठीक है, तो आप कहोगे ओवरऑल, आप क्या कहोगे? ओवरऑल, हाँ जी ओवरऑल HCI डिलीवर ए सुपीरियर क्वालिटी सर्विसेज, ओके, एज कंपेयर टू DCC। और बाकी स्टैंडर्ड और रिवार्ड के बारे में हमारे पास डिटेल नहीं है। ओके बात क्लियर बेटा? चलिए, तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। ठीक है, एक बार मैं आपको शॉर्ट में समझा दूं। हाँ जी, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल की अगर हम बात करते हैं, हाँ जी, तो सबसे पहले आप ये देखोगे कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का मतलब क्या है। एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर दे जरा फटाफट 5 मिनट में। कि सबसे पहले कहोगे फिट्स गेराल्ड एंड मून ने इसको डेवलप किया था। इनिशियली सर्विस इंडस्ट्री के लिए शुरू किया गया ऑस्ट्रेलिया में, जैसे पोर्ट के लिए, गैस के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, पोस्टल सर्विसेज के लिए, बट बाद में इसको सभी कंपनियों ने अडॉप्ट करना शुरू कर दिया। ये है क्या? परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम है। इसमें 3 ब्लॉक हैं। इसका पर्पस है परफॉर्मेंस को मेजर करना, ताकि अब जैसे बिल्डिंग होती है, देखते हैं जहां पर दरारें पड़ रही हैं वहां पर हम उसको रिपेयर कर देते हैं, तो हम इन एरिया में देखते हैं कहां पर स्क्रैचेस आ रहे हैं ताकि हम उनको इंप्रूव कर सकें। तो फर्स्ट आता है डायमेंशंस, फर्स्ट आता है डायमेंशंस। देखो अब मैं आपको शॉर्ट में समझाई देता हूं। ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल इतना लिख दोगे आप, फिट्स गेराल्ड एंड मून। तो फर्स्ट बिल्डिंग आएगी इसकी डायमेंशंस, फर्स्ट आएगी इसकी डायमेंशंस, यानी गोल्स जो स्ट्रेटेजी के हिसाब से हम सेट करके चलते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर। उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा। ओके,
इसमें हमारे पास दो परफॉर्मेंस आते हैं, नॉन फाइनेंशियल एज वेल एज फाइनेंशियल। ओके, नॉन फाइनेंशियल में क्या आएगा हमारे पास, हाँ जी, FIRQ, इसको बोलते हैं हम डिटर्मिनेंट्स, इसे क्या बोलते हैं हम, डिटर्मिनेंट्स, और इसको बोलते हैं रिजल्ट, यानी एक्टिविटी, परिणाम। अब ये इसका मतलब है, हाँ जी, फ्लेक्सिबिलिटी, इनोवेशन, हाँ जी, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एंड देन क्वालिटी। क्लियर? फाइनेंशियल रिजल्ट का मतलब, हाँ जी, फाइनेंशियल प्रॉफिट और कॉम्पिटिटिवनेस, राइट? हाँ जी, ये दोनों तभी अचीव कर पाओगे जब आप स्टैंडर्ड सेट कर दोगे, राइट भाई? बेंचमार्क सेट कर दोगे, टारगेट सेट कर दोगे। कैसे टारगेट सेट करोगे? टारगेट शुड बी इक्विटेबल, राइट? ऑनरशिप होनी चाहिए, कौन क्या काम करेगा डिफाइंड, राइट भाई? हाँ जी, इक्विटेबल होना चाहिए, ऑनरशिप होनी चाहिए, ठीक है, अचीवेबल होना चाहिए। ओके, स्टैंडर्ड सेट करते समय में इन बातों को ध्यान में रखना है। स्टैंडर्ड अगर अचीव हो जाए तो हम उनको रिवार्ड देंगे, रिवार्ड क्लियरली डिफाइंड हो, मोटिवेटेड हो और कंट्रोल्ड हो, उनके नियंत्रण में हो, जिसके लिए उसको इनाम दिया जा रहा है। ठीक है बेटा? अब एक एक करके मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ शॉर्ट में, ठीक है? आज एक एक करके हम एक्सप्लेन कर लेते हैं, ठीक है? फ्लेक्सिबिलिटी मतलब कितने फ्लेक्स है, रबड़ की तरह, जैसा चाहो वैसा काम कर लो, ठीक है? रिस्पॉन्सिवनेस टू द चेंज, यानी हमारा स्टाफ डिफरेंट काम कर सके, उसे कोई और एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत ना पड़े, ठीक है? जैसे एक प्रोफेशनल फर्म की बात करें तो फ्लेक्सिबल यानी डिलीवरी ऑफ सर्विसेज का तरीका क्या होगा, वो कैसे फ्लेक्सिबल हैं, मतलब हम अपने क्लाइंट को जो रिटर्न बना के दे रहे हैं वो किस तरीके से दे रहे हैं और किस टाइमिंग पर दे रहे हैं, हाउ वी आर फ्लेक्सिबल, ये होना चाहिए। अब इसमें की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या आएगा? जैसे कॉरियर कंपनी है तो हम कहेंगे कि अर्ली रिस्पॉन्स करते हैं कंप्लेंट को। रेस्टोरेंट है मतलब सीजनल डिशेस, मतलब नई नई डिशेस बना सके हमारा शेफ, कोई इसको ट्रेनिंग की आवश्यकता ना पड़े, ठीक है? कपड़े की कंपनी है, फ्लेक्सिबल है, तो इसका मतलब फास्ट चेंजिंग टेस्ट में हम कितने नए नए डिजाइन ला सकते हैं। स्कूल कॉलेजेस हैं तो जो हमारे फ्री लॉन्च लेक्चरर है वो इवनिंग में, वो संडे को भी आके क्लास ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। डिस्टेंस लर्निंग स्टूडेंट के लिए क्लास ले सकते हैं। ब्यूटी पार्लर है फ्लेक्सिबल, कोई कटिंग कराने के लिए आ रहा है तो इसका मतलब डिफरेंट टाइप के हम हेयर कट, डिफरेंट टाइप की सर्विसेज वो दे सकते हैं, मल्टीटास्किंग है। प्रोफेशनल फर्म में क्या परफॉर्मेंस, क्या की परफॉर्मेंस इंडिकेटर होगा कि हमने कितनी रिटर्न सबमिट करी हैं आउट ऑफ टोटल, कितनी बार हमने विजिट किया है। क्लियर बेटा? तो ये हो गया फ्लेक्सिबल। इनोवेशन, नयापन, न्यू मेथड, न्यू टेक्निक, भाई जैसे कैश पेमेंट करते हैं तो कन्वर्ट कर दो उसको स्मार्ट फोन के थ्रू, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट के थ्रू। अब प्रोफेशनल फर्म है तो उसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के टूल्स हमेशा इंप्रूव करेंगे यूटिलिटी फॉर द क्लाइंट। परफॉर्मेंस मेजरमेंट क्या होगा हमारा? कॉरियर कंपनी में हम कहेंगे कितने कस्टमर स्मार्ट एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, हॉस्पिटल में कितनी नई टेक्निक हम इस्तेमाल कर रहे हैं ऑपरेशंस के अंदर, रेस्टोरेंट में हम हर महीने कितनी नई नई डिशेज इस्तेमाल कर लेते हैं जो किसी और के पास नहीं है। क्लोथ कंपनी में नए कितने डिजाइन, नए फैब्रिक्स, राइट? ब्यूटी पार्लर में कितनी आप नए नए पैकेज दे रहे हो तो कितनी रिवेन्यू जनरेट हो रही है, राइट भाई? प्रोफेशनल फर्म से न्यू रेंज कितनी हम दे रहे हैं, स्कूल कॉलेज में न्यू कोर्स कितना दे रहे हैं, कोई नए हम कितने कोर्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। ठीक है बात है बेटा? तो ये हो गया हमारा इनोवेशन। रिसोर्स यूटिलाइजेशन यानी प्रोडक्टिविटी, इसका मतलब क्या है कि हम किसी भी वर्कर को खाली ना बैठाएं। अब मटेरियल हो गया, सॉरी मशीन हो गई, लेबर हो गए, स्टाफ हो गया, टीचर्स हो गए, लेक्चरर हो गए, हमारी गाड़ियां हो गई, ठीक है? ये कहते हैं हम, या स्कूल कॉलेज में हम कहते हैं टीचर स्टाफ रेशियो।
और प्रोफेशनल फर्म में कहते हैं कि जो स्टैट्यूटरी कंप्लायंस है हमारे, वो कितने हमारा हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं। ओके, इसका केपीआई क्या होगा बेसिकली, अगर हम बात करें कोरियर कंपनी में कैसे जज करोगे कि हम सही काम कर रहे हैं, रिसोर्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, कि हम एक डिलीवरी पर कितना टाइम दे रहे हैं, एवरेज टाइम पर डिलीवरी। रेस्टोरेंट में क्या कहते हैं, ऑक्यूपेंसी रेट। और ब्यूटी पार्लर में हर स्टाफ हमें कितने रेवेन्यू दे रहा है। प्रोफेशनल फर्म में क्या कहेंगे, स्टाफ टाइम कितना डिवोट कर रहा है और कितने पैसे ले रहा है और कितना टाइम उसके पास अवेलेबल है। 10 घंटे काम करना चाहिए, 8 घंटे काम कर रहा है। ऐसे स्कूल कॉलेज में कि टीचर्स कितने दिन काम कर रहे हैं आउट ऑफ टोटल डेज, राइट भी। क्वालिटी शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द आइज ऑफ कस्टमर। क्वालिटी किससे जज होगी, कस्टमर। मतलब हमने मदर ने खाना बनाया तो कौन जज करेगा, आप, कहाँ पे टेस्टी है, नहीं भी। तो कितनी एरर कम आती है, कितने नंबर ऑफ कस्टमर कंप्लेंट कम आती है, क्वालिटी हमारी जज होनी चाहिए। यानी अगर मेरी हेड ऑफिस और कई अलग अलग ब्रांचेस हैं तो सब ब्रांचेस के लिए मुझे क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट करने होंगे। ठीक है, स्कूल कॉलेजेस में क्या कहेंगे, क्वालिटी, डाउट सॉल्विंग। भाई पढ़ाया, आपको समझ आया या नहीं आया, तो डाउट सॉल्विंग टेक्निक हमारा उद्देश्य होना चाहिए। प्रोफेशनल फर्म में जो अलग अलग सेगमेंट है, कोई अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, कोई कंसल्टेंसी है, तो वो कितनी अच्छी अपने कस्टमर को सर्विस दे पा रहे हैं, राइट भाई। आप कैसे जज करोगे, होटल है, क्वालिटी यानी गुड टेस्ट, खाना गर्म खाना दिया जा रहा है। स्कूल कॉलेज है, कैसे क्वालिटी जज करोगे, कितने बच्चे पास हो रहे हैं और कितने बच्चों को जॉब मिल रही है। नहीं, हॉस्पिटल है, कितने पेशेंट्स रिकवर हो रहे हैं। प्रोफेशनल फर्म्स में कस्टमर कितनी रेटिंग दे रहा है हमारे को, राइट भाई। क्लियर बात बेटा, ये हो गई क्वालिटी। अब फाइनेंस में ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, चेंज इन रेवेन्यू, कंपटीटर दूसरे से बेहतर। जब दूसरे से बेहतर आओगे तो क्या कहेंगे हम, कितने हम कन्वर्ट कर पा रहे हैं इंक्वायरीज को एडमिशन में, राइट। ठीक है, स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में क्या कहोगे, अचीवेबल, मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए। ये नहीं कहोगे कि एक स्टूडेंट है, उसके 100 में से 40 नंबर आ रहा है, उसको टारगेट दे दो भी तेरे 90 आए, छोड़ देगा। तो अचीवेबल होने चाहिए, राइट। ओनरशिप, कौन क्या काम करेगा ये निश्चित होना चाहिए। जैसे कंपनी में प्रोडक्शन मैनेजर यूसेज के लिए रिस्पॉन्सिबल हो, परचेज मैनेजर परचेज के लिए, सेल्स डिपार्टमेंट रिवेन्यू के लिए। इक्विटेबल यानी कोई डिस्क्रिमिनेंसी ना हो, हर एक को आप बराबर बराबर काम दो। रिवार्ड, जो भी आपको रिवार्ड देना है वो क्लियरली डिफाइंड हो कि भैया आपका जो स्टाफ है, तो आपका जो इमीडिएट बॉस है वो आपको रेटिंग दे रहा है, तो रेटिंग किस आधार पर दे रहा है वो क्लियरली डिफाइंड हो। मोटिवेटेड होना चाहिए, ऐसे नहीं कि बोनस 2% दो, इट शुड बी ए कम से कम 40% 30% बोनस होना चाहिए। और उन्हीं फैक्टर को रखोगे जो उसके नियंत्रण में है। भाई अगर आप रेस्टोरेंट में शेफ को कहोगे कि भाई हमारी सेल कम हो गई क्योंकि प्राइस हमने गलत सेट किया था, तो कहेगा भाई साहब मेरी गलती नहीं है ना। तो शेफ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी और प्राइस के लिए सेल्स मैनेजर, तो कंट्रोलेबल हमें देखना पड़ेगा। क्लियर पार्ट बेटा, तो ये हो गया हमारा सारा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। ठीक है, होप यू एंजॉय दिस। तो ये फर्स्ट टॉपिक जिस पर 3 यहाँ पर केस स्टडीज थी वो हमने इसी पैटर्न पर पूरी कर ली। ओके बेटा, चलिए अब इसके बाद अब आगे शुरू करते हैं। हाँ जी बेटा, चलिए अभी हमने कर लिया बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल। ठीक है, अब एक क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, पेज नंबर है इसका 112 111 पर। चलिए बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, डिसीजन मेकिंग का है। ठीक है, एक बार पढ़ते हैं क्या कहता है। कोना प्रिसाइज सॉल्यूशन सीपीएस मैन्युफैक्चर्स switch gear and specially designed the electricity board which are sold to customer through widespread retailer and distributor network across the country। ये कहता है सीपीएस एक कंपनी है, ठीक है, ये प्रोडक्ट बना रही है स्विच गियर, ठीक है, जो विशेष तौर पर हमने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में डिजाइन होते हैं और कस्टमर को बेचते हैं रिटेलर के थ्रू। ठीक है, पहला प्रोडक्ट बना रहे हैं, बेचते हैं। CPS enjoy high reputation among the stakeholder, बहुत अच्छी रेपुटेशन है, स्पेशली वर्कर। ठीक है, the attrition rate at CPS is relatively lower than other player in the industry. Reason for the low attrition rate is employee friendly policy। मतलब यहाँ पर क्या है कि एम्प्लॉय फ्रेंडली पॉलिसी है। ठीक है, हाँ जी, क्या कारण है, एट्रिशन रेट कम है दूसरे प्लेयर्स, मतलब जैसे होता है ना संघर्ष करना, मतलब आपस में तालमेल ना होना, तो कहता है संघर्ष जो होता है वो इसमें कम है। क्यों भाई कम है, क्योंकि इसने एम्प्लॉय के साथ में एक फ्रेंडली रिलेशन बनाया गया है। मतलब इसका मीनिंग ये कह सकते हो कि यहाँ हड़तालें, यहाँ आपस में विरोध कम होता है क्योंकि एम्प्लॉय को ये अपना दोस्त बना के चल रहे हैं। ठीक है, स्पेशली किसमें, शेयरिंग प्रॉफिट में, प्रॉफिट में उनको हिस्सा भी देते हैं, सैलरी भी देते हैं
और डिसीजन मेकिंग में भी उनको साझेदार बनाते हैं। तो जब डिसीजन मेकिंग में उसको हिस्सा बना लिया, प्रॉफिट में हिस्सा बना लिया, तो वो मेंबर बन गए, इसलिए उनसे विरोध संघर्ष कम रह गया। कोना प्रिसाइज सॉल्यूशन अप्लाइड। हाँ जी, क्या कहते हैं, प्रॉफिट शेयरिंग प्लान की जो टर्म है क्या है, बहुत ध्यान से देखो। हाँ जी, ये कहता है सीपीएस विल बी कंपनी रिस्पॉन्सिबल टू मेक अवेलेबल प्रॉफिट शेयर पूल। एक प्रॉफिट शेयर पूल बना रहे हैं हम, जिसमें हर एम्प्लॉय को हम उसमें हिस्सा देंगे, ठीक है, विच विल बी इक्विवेलेंट टू द मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग 3 लिमिट। ध्यान से देखो, प्रॉफिट शेयरिंग पूल का मतलब होता है एम्प्लॉय को प्रॉफिट में हिस्सा दिया जाएगा। कैसे, 30% ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स to the extent it is excess of minimum acceptable target profit margin। मतलब ये कहना चाहता है एक्सेस का मतलब ये ज्यादा हो इससे, ठीक है, मतलब 30% ऑफ अर्निंग प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो, ठीक है, माइनस मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट जो आएगा वो। बात समझ में आ रही है, 30% प्रॉफिट बिफोर टैक्स इन एक्सेस ऑफ, ये मैं कह देता हूं ए है और ये बी है, तो ए माइनस बी, किसका एक्सेस, मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट। अब मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट क्या है, वो ये बता रहा है आगे, मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट मार्जिन किसके बराबर है, एवरेज ऑफ लास्ट 3 इयर्स नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप। मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रॉफिट क्या होगा, हाँ जी, पिछले 3 साल का नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट एवरेज, ठीक है, हाँ जी, चले, या तो ये ए लो या बी लो, रेवेन्यू का 0.75% या फिर 2.5 करोड़, जो तीनों में कम हो। चलिए, इंडिविजुअल एम्प्लॉय विल बी पार्टिसिपेटेड इन प्रॉफिट शेयर पूल इन प्रपोर्शन टू रेशियो ऑफ दैट एम्प्लॉय सैलरी टू टोटल सैलरी। मतलब एक एम्प्लॉय को कितना हिस्सा मिलेगा, हाँ जी, एम्प्लॉय को कितना हिस्सा मिलेगा वो उसकी सैलरी पर निर्भर करेगा। टोटल सैलरी अगर 100 रुपए की है और प्रॉफिट मेरा है 4,000 रुपए का, तो 100 रुपए की सैलरी पर 4,000 का प्रॉफिट। अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी 10 रुपए होगी तो उसको 400 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, ये मतलब है। चलिए, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अर्निंग बिफोर टैक्स है 40 करोड़ रुपीस, ऑपरेटिंग एसेट्स है 120 करोड़ रुपीस, ठीक है, सीपीएस रिकॉर्ड रेवेन्यू है 360 करोड़ रुपीस, टोटल सैलरी है 42 करोड़ रुपीस। अच्छा, इंडस्ट्री का एवरेज लास्ट 3 ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेट है 8% ऑफ नेट ऑपरेटिंग एसेट्स। नेट ऑपरेटिंग एसेट्स का 8% जो आएगा वो एवरेज है लास्ट 3 ईयर का। तो नेट ऑपरेटिंग एसेट्स कितनी हमारी 120, नेट ऑपरेटिंग एसेट्स का 8% जो आएगा वो कहलाएगा एवरेज पिछले 3 साल का प्रॉफिट। चलिए, अब क्या मांग रहा है आपसे वो, सबसे पहले कह रहा है एक्सप्लेन करो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान होता क्या है, जो कि परफॉर्मेंस टूल कहलाता है, ग्रुप इंसेंटिव प्लान। तो सबसे पहले तो हमें बताना है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान होता क्या है, ठीक है, फिर कंप्यूट करना है कितना प्रॉफिट शेयरिंग पूल में बटेगा, मतलब प्रॉफिट जो बांटने योग्य होगा, मतलब कंपनी प्रॉफिट कमा रही है 100 रुपए, इसमें से कितना प्रॉफिट मैं बांटूंगा वो प्रॉफिट शेयरिंग पूल में आ जाएगा, ठीक है। अब कहता है विनीत शुक्ला, मतलब ध्यान सुनो, 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, इसमें से 20 रुपए का प्रॉफिट मैं पूल में डाल देता हूं, भाई सब बांट लो, ठीक है, बाकी तो मैनेजमेंट अपने पास रख लेंगे। तो जो प्रॉफिट बांटना है वो कहलाता है प्रॉफिट शेयरिंग पूल, ठीक है। अब कैसे बांटोगे, हाँ जी, विनीत शुक्ला जो कि एक एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको हमें प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में एलिजिबल माना गया है और उसकी सैलरी है 36 लाख रुपए की, तो उसको कितना मिलेगा, ठीक है अभी। और सिंथेसिस प्रॉफिट शेयरिंग प्लान इन ऑर्डर टू हाईलाइट मेजर लिमिटेशन क्या है। तो सबसे पहले आपको बताना है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान होता क्या है। तो आप ये कहोगे सर प्रॉफिट शेयरिंग प्लान ये वर्कर को, एम्प्लॉइज को, स्टाफ को हम कैश बोनस देना चाहते हैं उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से, प्रॉफिट के हिस्से में उनको हिस्सेदार बनाना चाहते हैं। कौन से प्रॉफिट में, या तो उस कंसर्न्ड डिवीजन के या कंपनी एज ए होल।
या तो कंपनी के प्रॉफिट में उनको हिस्सेदार बनाना चाहते हैं या उस डिवीजन के प्रॉफिट में उनको हिस्सेदार बनाना चाहते हैं, राइट भी, यानी कैश बोनस देना चाहते हैं। ये कहलाता है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। तो ये क्लियरली डिफाइन होना चाहिए कि किस एम्प्लॉय को कितना हिस्सा मिलेगा, उसकी सैलरी के हिसाब से, उसके स्कोर के हिसाब से। क्लियर है भाई? तो ये कहलाता है प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। चलो हाँ जी, तो इसको अगर हम देखिए शॉर्ट में कहें, सबसे पहला प्रॉफिट शेयरिंग प्लान हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं? इट इज ए कैश बोनस टू वर्कर और स्टाफ। ओके, हम उनको कैश बोनस देते हैं, राइट भी। किसमें? हाँ जी, विद इन द प्रॉफिट अर्न्ड, जो प्रॉफिट वो कमाते हैं, प्रॉफिट अर्न्ड बाय द कंसर्न डिपार्टमेंट, जो उनका डिपार्टमेंट है वो, और या फिर डिवीजन एज ए होल। ठीक है भाई? हाँ जी, क्लियर हो गया पार्ट बेटा? अब प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में ये होना चाहिए, कितना प्रॉफिट मुझे बांटना है। 100 रुपए का प्रॉफिट कमाया, कितना बांटोगे इसमें? 20 रुपए बांटोगे, 30 रुपए बांटोगे, 40 बांटोगे? नहीं भी, द मतलब परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू बी शेयर्ड। ठीक है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट टू बी शेयर्ड, कितना प्रॉफिट आप बांटोगे, शुड बी क्लियरली डिफाइंड। कि भाई 100 रुपए प्रॉफिट कमा रहा हूं, 20 रुपए बांटूंगा, 30 रुपए बांटूंगा, बाकी तो मैनेजमेंट अपने पास रखेगी। ठीक है, किसको बांटोगे? हु विल बी द एलिजिबल, हु विल बी एलिजिबल। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मतलब उनके स्कोर के हिसाब से बांटोगे, उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से बांटोगे, किसने कितना स्कोर किया है, राइट? या फिर सैलरी बेस के हिसाब से बांटोगे या परफॉर्मेंस बेस्ड। ओके, और कैसे बांटोगे? मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहलाता है बेसिकली प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। क्लियर बेटा? चलिए अब सेकंड में क्या पूछ रहा है वो आपसे ध्यान से देखो। सेकंड में आपसे क्या पूछ रहा है? कितना प्रॉफिट शेयरिंग पूल में जाएगा, प्रॉफिट शेयरिंग पूल में कितना जाएगा, इसका मतलब प्रॉफिट अर्नड में से कितना प्रॉफिट बांटूंगा, उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग पूल। प्रॉफिट मैंने कमाया 100 रुपए, इसमें से 20 रुपए का प्रॉफिट मैं वर्कर्स में बांटूंगा, इसको बोलेंगे प्रॉफिट शेयरिंग पूल। ओके बेटा, तो कितना बांटोगे? देखो क्या कह रहा है वो, सबसे पहले प्रॉफिट शेयरिंग पूल निकाल लो। हाँ जी, कितना? हाँ जी, प्रॉफिट शेयरिंग पूल ये रहा ना, प्रॉफिट शेयरिंग पूल समझ गए कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द स्टाफ आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट। तो प्रॉफिट शेयरिंग पूल को हम ऐसे भी कह सकते हैं, एक मिनट में लिखवा दूं। प्रॉफिट शेयरिंग पूल मींस प्रॉफिट शेयरिंग पूल का मतलब होता है कि प्रॉफिट जो कमाया है उसके कितना हिस्सा बांटोगे, मींस द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, अमाउंट ऑफ
profit to be available for distribution to worker, ठीक है, out of total earned profit, ओके। प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मुझे बांटना है उसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग पूल। 100 रुपए प्रॉफिट कमाया, 20 रुपए बांटना है एम्प्लॉय को, वर्कर को, स्टाफ को, तो ये जो बांटना है इसको बोलते हैं प्रॉफिट शेयरिंग पूल, ठीक है। चलिए अब वो क्या कह रहा है, कितना प्रॉफिट शेयरिंग पूल रखोगे, 30% ऑफ अर्निंग बिफोर टैक्स। हाँ जी, कितना है बताओ जरा, प्रॉफिट अर्निंग बिफोर टैक्स कितना मेरे पास, 40 करोड़ रुपए, तो 40 करोड़ रुपीस का 30%, मैं एक बार यहीं कर लूं कैलकुलेट ताकि आपको इजी रहे। हाँ जी, 40 करोड़ रुपीस का 30% अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कहलाएगा, ठीक है। कितना होगा ये, हाँ जी, 30 करोड़ का 40 करोड़ का 30%, 12 करोड़ रुपए इन एक्सेस ऑफ, यानी ये कितना ज्यादा है मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रॉफिट से। अब मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रॉफिट कितना आ रहा है, मिनिमम एक्सेप्टेबल प्रॉफिट, हाँ जी, एवरेज ऑफ लास्ट 3 ईयर ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ इंडस्ट्री ग्रुप। तो एवरेज कितना है हमारे पास, देखो लास्ट इंडस्ट्री एवरेज लास्ट 3 ईयर 8% कहलाया जाएगा नेट ऑपरेटिंग एसेट्स का। नेट ऑपरेटिंग एसेट्स कितनी है हमारी, 120 करोड़ का 8%, 120 करोड़ का 8%, ओके। ये कहलाएगा मिनिमम एक्सेप्टेबल टारगेट प्रॉफिट। कितना हो गया अभी, 120 करोड़ का 8%, 9 करोड़ 60 लाख, तो 2.4 CR हो गए, ओके। 0 पॉइंट, या फिर ये ए पार्ट हो गया बेटा, बी पार्ट 0.75% ऑफ ग्रॉस रेवेन्यू। ग्रॉस रेवेन्यू कितनी है देखो, ग्रॉस रेवेन्यू आपकी है, ग्रॉस रेवेन्यू, हाँ जी, 360 करोड़ रुपए की ग्रॉस रेवेन्यू है, 360 करोड़ रुपए की। इसका 0.75% निकालो, 0.75%, 360 का ये आ गया, हाँ जी, 2.7 करोड़। चलिए सी, मिनिमम अमाउंट 2.5 करोड़, तो तीनों में कम कितना होगा, 2.4। हाँ जी, इसका मतलब प्रॉफिट जो मैं कमा रहा हूं उसमें से 2.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट बांटूंगा, ओके। तो प्रॉफिट शेयरिंग पूल कितना कहलाएगा, 2.5 करोड़ रुपए। तीनों में कम कौन सा आ रहा है, सॉरी 2.4 करोड़, तीनों में सबसे कम आ रहा है 2.4 करोड़, तो प्रॉफिट शेयरिंग पूल कहलाएगा 2.4 करोड़ रुपीस, ओके। तो आप कहोगे प्रॉफिट शेयरिंग पूल, प्रॉफिट शेयरिंग पूल ये आ रहा है 2.4 करोड़ रुपीस। कैसे आ रहा है दोबारा बता दूं, ए कितना आ रहा था हमारे पास, ए 30% ऑफ 40 करोड़ रुपीस लेस एक्सेस एवरेज, एवरेज कितना आ रहा था हमारे पास, 8% ऑफ 120 करोड़ रुपीस, ठीक है भाई। तो ये 12 और 9.6, तो ये आ गया 2.4 करोड़। और बी था हमारे पास, हाँ जी, 0.75% ऑफ 360 करोड़, 2.7 करोड़। और सी था 2.5 करोड़ मिनिमम। तो तीनों में मिनिमम कौन सा आया, 2.5 और 2.4, यह है प्रॉफिट शेयरिंग पूल। इसका मतलब दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटेबल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, ये बांट लो आपस में, ओके। चलिए क्या कहना चाह रहा है,
हाँ जी, ये कहता है विनीत शुक्ला, हो गया मिनिमम, ये हो गया अमाउंट ऑफ अवेलेबल प्रॉफिट शेयरिंग पूल। चलिए एक एम्प्लॉय है, ठीक है, जो प्रॉफिट शेयरिंग प्लान में एलिजिबल है पार्टिसिपेट करने के लिए। ओके, तो क्या कहते हैं, एनुअल सैलरी उसकी 36 लाख रुपए है उसके हिसाब से। तो पूरी सैलरी कितनी है हमारे पास देखोगे, उसकी सैलरी 36 लाख रुपए है, तो टोटल सैलरी देखो कितनी है, 42 करोड़। तो 42 करोड़ रुपए की सैलरी के हिसाब से बांटना है। आप कहोगे 42 करोड़ रुपए की सैलरी है, तो प्रॉफिट शेयरिंग पूल कितना है, 2.4 करोड़ रुपीस। इसको बांटना है सैलरी के हिसाब से। तो अगर 42 करोड़ रुपीस की सैलरी है तो इतना प्रॉफिट बटेगा। जिसकी सैलरी 1 रुपए है तो कितना बटेगा, जिसकी सैलरी कितनी है हमारी, देखो जरा, हाँ जी, कितनी सैलरी है हमारी, 36 लाख, यानी 0.36 करोड़ रुपीस। तो ये उसका हिस्सा आ जाएगा। क्लियर है बेटा? तो आप कहोगे, हाँ जी, शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट, टोटल सैलरी, टोटल सैलरी कितनी आ रही है हमारी, देखो जरा, हाँ जी, 42 करोड़ रुपीस, ठीक है। टोटल प्रॉफिट जो बांटना है, जो बांटना है आपको, 2.4 करोड़ रुपीस, प्रॉफिट प्लान पूल, ठीक है। सैलरी ऑफ, हाँ जी, विनीत एम्प्लॉय, जिसको आपको देना है, कंसर्न एम्प्लॉय, कितनी सैलरी देखो, 36 लाख, यानी 0.36 करोड़ रुपीस। तो क्या कहोगे उसका हिस्सा कितना बनेगा, 42 करोड़ पर इतना प्रॉफिट है, तो हिज शेयर, हाँ जी, 42 करोड़ पर है 2.4 का, एक पर कितना और इतने पर कितना। तो फॉर्मूला बना सकते हो, टोटल प्रॉफिट प्लान डिवाइडेड बाय टोटल सैलरी मल्टीप्लाई बाय सैलरी ऑफ कंसर्न एम्प्लॉय। क्लियर है भाई? तो ये उसका हिस्सा आ जाएगा। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा? जो भी आएगा करो कैलकुलेट करके कितना आ रहा है। चलिए 2,05,714। चलिए क्लियर है? हाँ जी, आप देखो लास्ट पार्ट क्या पूछ रहा है आपसे वो। हाँ जी, ये कह रहा है सिंथेसिस प्रॉफिट शेयरिंग प्लान। हाँ जी, मेजर लिमिटेशन क्या है, मेजर लिमिटेशन बताओ क्या है। लिमिटेशन इसकी ये है कि इसको स्कोर के हिसाब से बांटना चाहिए। नहीं भाई, इसको हमें स्कोर के हिसाब से बांटना चाहिए। अगर हम सैलरी के हिसाब से बांटते हैं, अगर हम सैलरी के हिसाब से बांटते हैं जैसे सीपीएस में, तो जिसकी सैलरी कम है और ज्यादा इफेक्टिव काम कर रहा है उसको बोनस कम मिलेगा। ये सबसे ज्यादा लिमिटेशन है। तो क्या कहोगे आप, सबसे मेन लिमिटेशन क्या है? हाँ जी, मेन लिमिटेशन क्या आ रही है आपकी? हाँ जी, इफ एनी एम्प्लॉय, if any worker has low salary but perform but performance is excellent, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है पर सैलरी कम है, परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, अकॉर्डिंग टू सीपीएस सिस्टम,
he will get low bonus, share of profit on the basis of salary, on the basis of salary। भाई सैलरी कम है, परफॉर्मेंस ज्यादा है, तो कम मिलेगा, ठीक है। वाइस वर्सा, वाइस वर्सा क्या कहोगे, हाई सैलरी है, हाई सैलरी है, लो परफॉर्मेंस है, तो उसको हाई बोनस मिल जाएगा, हाई शेयर मिल जाएगा। ये लिमिटेशन है। तो सजेशन क्या है, उसको स्कोर के हिसाब से बोनस, करेक्ट क्या है, ही विल बी, he should get the salary, he should get the profit sharing according to the score what he has earned based on performance। क्लियर बेटा, चलिए क्लियर हो गया। चलिए अब सेकंड लेक्चर आज यहीं खत्म करते हैं, कल करेंगे हम थर्ड लेक्चर। ओके चलिए बाय।